बिल्कुल। जी। महमूद आप जी अपने को अनम्यूट करिएगा। जैसा कि अभी कहा ज्ञानेश जी ने, ज्ञानेश जी नागपुर में हैं और बड़ी कब्जम संघ को बहुत करीब से जानते हैं और देखते हैं। आपको लगता है कि जो पूरा संसदीय दल में जिस प्रकार का बदलाव हुआ है, ये लड़ाई कहीं खुलेगी या एक तरीके से नीचे ही नीचे चलेगी, भीतर ही भीतर चलेगी? देखिए, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो कल्चर है, ये तो कांग्रेस से आया है, सभी पार्टियों में है। और मोस्टली पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डेकोरेटिव होता है, क्योंकि बड़े नेता जैसा हरजिंदर जी ने कहा कि जहाँ कल्ट फिगर्स होती हैं वहां सब चीजें नॉमिनल होती हैं, वो ऊपर से डिसाइड हो जाता है। हमसे डॉक्टर जेडे अहमद ने एक मर्तबा कहा था, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, कि ये कल्चर कि हमने लीडरशिप पे छोड़ दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड में कांग्रेस में रेजोल्यूशन आता था कि हमने लीडरशिप पे छोड़ दिया, नेहरू जी पे छोड़ दिया। ये कल्चर रफी अहमद किदवाई और लाल बहादुर शास्त्री लाए थे, क्योंकि वहां उस जमाने में नेहरू के इतने जबरदस्त विरोध था, पार्टी में भी मौजूद थे लोग जो उनकी मुखालिफत खड़े होकर कर सकते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग। तो उसकी काट के लिए ये एक उपाय सुझाया गया था कि हमने नेहरू जी पे छोड़ दिया है। वो एक परंपरा कांग्रेस में बन गई कि साहब कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसी नाम पे कोई डिस्कशन नहीं होता, सब मीटिंग करते थे, बैठते थे, चाय पीते थे और चले जाते थे और कहते थे इंदिरा जी पे छोड़ दिया, राजीव पे छोड़ दिया। वही अब बीजेपी में भी हो रहा है। लिस्टें आ जाती हैं और उसको सब लोग उस पर मोहर लगा देते हैं और जेपी नड्डा साहब उसको अनाउंस कर देंगे कि माननीय मोदी जी ने सब ये स्वीकार किया। वो एक डेकोरेटिव बॉडी। अब आप देखिए कि इस सारे प्रकरण में आप देखिए कि भूपेंद्र यादव को बहुत तरजीह दी जा रही है। सेकंड रंग अगर आप देखिए तो उनको हर इंपॉर्टेंट कमेटी में रखा जा रहा है, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी रखा गया। इस तरह के लोगों को ये लोग सामने ला रहे हैं। अब मोदी जी के सामने ये बहस शुरू हो रही है, जो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हु आफ्टर मोदी, लेकिन नेहरू जी ने अपनी जिंदगी में ये बहस शुरू करवाई थी, खुद उन्होंने करवाई थी कि हु आफ्टर नेहरू। शायद रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब आफ्टर इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है या किसी और जगह हमने इसको देखा है कि जवाहरलाल जी ने एक लेटर छपा कैलकाटा के स्टेट्समैन या टेलीग्राफ में, जिसमें नेहरू जी की तमाम बुराइयां लिखी गई थी और बहुत अच्छी अंग्रेजी में लिखा था कि ये तो बहुत ऑटोक्रेट आदमी है और इनके बाद कुछ है नहीं, खराब कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, ये कर रहे हैं तो तानाशाह हो जाएंगे। बड़ी उस पर साहब पीएमओ तक से उस पर इंक्वायरी हुई पूरी। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये हम बताते हैं, हमारे फादर ने खुद लिखा है लेटर। जवाहरलाल जी ने खुद लिखा था अपने खिलाफ वो लेटर, जो टेलीग्राफ या स्टेट्समैन में छपा था। ये भी जो बुक्स है उनमें इस बात को मेंशन किया गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि लैंग्वेज मेरे फादर की है और कोई लिख ही नहीं सकता। तब ये मालूम हुआ कि नेहरू जी खुद भी इस बात को टेस्ट कर रहे थे कि लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। रही बात नंबर 2 की, तो नंबर 2 जवाहरलाल जी के जमाने में तो बहुत लोग हो सकते थे। हर स्टेट में एक बड़ा मजबूत लीडर था। आयरन मैन कहते थे सीबी गुप्ता को उत्तर प्रदेश में, कामराज थे, पाटिल थे, तमाम लोग थे। एक कलेक्टिव लीडरशिप थी, उसके ऊपर एक ताज थे नेहरू जी। लेकिन बीजेपी में आज ऐसा नहीं हो रहा है। अटल बिहारी जी के जमाने तक था, मुरली मनोहर जोशी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे और भी बड़े नेता थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वो बी टीम, अब बी टीम भी क्या चीज है? कुछ नहीं है। एक आदमी माउंट एवरेस्ट पे बैठा हुआ है, दूसरा ना कोई नंदा देवी पर है, ना कोई कैलाश पर्वत पर है, ना कोई कंचनजुंगा पर है, सब हल्द्वानी और रानी खेत में बैठे हुए। तो मुकाबला किससे है? वो कह रहे हैं नंबर 2। अरे नंबर 2 की बात नहीं है, ये तो 1 और 100 की बात है। बीच में कुछ है ही नहीं। एक फील्ड मार्शल बना हुआ है और बाकी सब लांस नायक और हवलदार हैं। तो आप क्या सक्सेशन की बात कर रहे हैं? कोई है ही नहीं वहां। ऐसा व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि बीच में कोई नहीं है। 100 और 0 की लड़ाई है, तो उसमें कोई कितना दौड़ेगा, कहां पहुंचेगा? तो ये पूरी व्यवस्था की गई, लेकिन इसमें किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालात कैसे बदलते हैं और नियति का क्या नियम होता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब आप ये देखिए कि पुतिन ने सोचा था कि वो यूक्रेन में जाके ऐसा फंसेंगे कि महीनों लग जाएंगे और वो कीव पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो हम जो जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, जब जब तक कुछ चलता रहता है, चवन्नी खोटी चलती रहती है, सब कहते हैं हाँ साहब बड़ी कामयाबी है, लेकिन जब वो चवन्नी पकड़ जाती है और वो फेल होना शुरू होती है तो सब चीजें गिर जाती है उसके साथ। तो ये जो आप आज आप देख रहे हैं कि नंबर 2 नंबर 3 कौन होगा, इसमें से कोई नया ही आदमी आ जाएगा। जिन लोगों के आज हम नाम ले रहे हैं, और हमारा अपना ये अनुमान है, राजनाथ सिंह इज अ सीरियस प्लेयर। वो खामोशी से देखिएगा, ही विल बी नंबर 2। अगर कभी मोदी का कोई रिप्लेसमेंट होगा तो कंसेंसस योगी आदित्यनाथ पर नहीं होगा, यूपी से ही लाया जाएगा, ठाकुर होगा, वो होंगे राजनाथ सिंह। ये उनकी खामोशी जो है वो ये आप देखिएगा। अगर आप पता नहीं हम कितना सही कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग ज्ञानी लोग बैठे हैं इसमें, संघ को भी जानते हैं सब लोग, लेकिन ये कि एक
पता नहीं कौन आ जाएगा उसमें। राजनाथ सिंह हमें लगता है कि इज ए सीरियस प्लेयर, आगे की लड़ाई में वो खामोशी से इसमें आगे निकल जाएंगे, एक्सेप्टेबल भी होंगे क्योंकि कंट्रोवर्शियल नहीं है, बड़बोलापन नहीं करते, ना कहीं बुलडोजर चलाते हैं, ना कहीं प्रोवोकेटिव बयान देते हैं, तो एक अच्छी सी इमेज उनकी साफ साफ सुथरी सी है। अब योगी जी की बात जहां तक है, कल भी शायद आपके डिस्कशन में था और बहुत से चैनल्स पर हो रहा है कि योगी जी के पर क्यों काटे जा रहे हैं, फलाना ढिमकाना। वो इसलिए कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी डेवलप हो गई है। वो कॉन्स्टिट्युएंसी शिवराज सिंह चौहान की तरह अगर मध्य प्रदेश में ही रहती तो किसी को थ्रेट महसूस नहीं होती। लेकिन योगी जी की जो है, आज देखिए बोमाई साहब जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम भी योगी मॉडल अप्लाई करेंगे अपने यहाँ। मामा जी ने भी मध्य प्रदेश में योगी मॉडल अप्लाई किया। राजस्थान में लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहां भी आप योगी मॉडल लाइए। तो इसका मतलब योगी जो है वो एक मॉडल बन चुका है, सख्ती का, हर धर्मी का, और किसी तरह से हम किसी के पीछे नहीं हटेंगे, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे, कहेंगे भी करेंगे भी। तो ये एक जो जो लोग वहां पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, मोदी जी के लिए भी जरा सी ये बात खतरे की साबित हो सकती है। वो सोच रहे होंगे कि साहब ये आदमी जो है इसका कद बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए उसमें इस बात का एहसास दिलाया गया, खाली योगी के नाम पर लोग नहीं जीते हैं, बल्कि मोदी जी अगर साथ में, इसलिए उन्होंने खुद बार बार कहा डबल इंजन की सरकार। ये मोदी जी के हर भाषण में था डबल इंजन की सरकार। उन्होंने लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाया और योगी जी को भी दिलाया कि तुम्हारे खाली इंजन से नहीं चल रही है, हम भी पीछे से बड़ा इंजन लगाए हुए हैं जो तुम्हें आगे ले जा रहे हैं। तो अब ये लड़ाइयां अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि उन्होंने सबको डिसिमेट कर दिया है और लोगों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रखा। लेकिन कल क्या होगा इसको आप कह नहीं सकते हैं। जो भी भाई साहब ने बात कही है कि संघ की जो बात है, संघ या तो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि संघ कांग्रेस सेवा दल बनने वाला है, कि खाली 15 अगस्त 26 जनवरी सोनिया गांधी चारों तरफ टोपी लगा के झंडे को सलामी दे। वो संघ नहीं होने वाला है। अगर इस वक्त संघ ने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया तो यकीनन कांग्रेस सेवा दल हो जाएगा और फिर पार्टी वार्टी जो है उस पर उसका कोई होल्ड नहीं रह जाएगा। संघ की वीकनेस अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से शुरू हो गई थी, आपको याद होगा, क्योंकि संघ के जो संचालक होते थे वो अटल बिहारी वाजपेयी से जूनियर थे। तो वाजपेयी जी के भी काबू संघ के कब्जे में वाजपेयी जी भी नहीं थे। लेकिन अब मोदी जी का तो कद इतना बढ़ गया है कि वो लगता है कि संघ को वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन संघ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, गांव-गांव में, कस्बों में उसके डेडिकेटेड लोग हैं। उनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको एमएलए एमपी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे कितने दोस्त हैं जो संघ के थिंक टैंक में काम करते हैं, वो आईआईटीएंस हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने अपने काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन वो कमिटेड है। तो वो जो काडर है, मोदी जी के साथ अगर लोग आएंगे तो वो कौन लोग आएंगे? वो जिनको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, मिनिस्टर बनना है, वही लोग आएंगे ना। लेकिन संघ के साथ उसको जिंदा रखने के लिए उनका कमिटेड काडर है। इसलिए उसको इस तरह से कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बड़ा शक्तिशाली आदमी संघ को ऐसे डिसिमेट नहीं कर सकता है। 70 साल तक, 70 तो नहीं बल्कि 60-65 साल तक तो वो लोग कभी पावर में थे ही नहीं संघ के लोग। लेकिन संघ रहा कि नहीं रहा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। उस आइडियोलॉजी जो आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन वो है। लेकिन आज की तारीख में तो लगता है कि मोदी जी सर्वे सर्वा हो गए, लेकिन कल क्या होगा किसी को नहीं पता। और उसकी सबसे बड़ी जो एक जो मिसाल है वो ये है कि देश की जनता बहुत समझदार है। यहाँ अनपढ़ लोग हैं, लिटरेसी नहीं है, लेकिन वोटिंग के मामले में कभी कभी बहुत समझदारी से काम लेते हैं। इंदिरा गांधी को भी इमरजेंसी में ये लग रहा था कि हम तो जीत ही जाएंगे बिल्कुल, लेकिन एक हद होती है कि लोगों की समझ में आने लगता है। और मोदी जी का विरोध जो है वो अब हल्की हल्की उनकी पार्टी में तो स्वर उतने नहीं दिखेंगे, लेकिन आम जनता में जो है वो उनके खिलाफ एक रोष तो नहीं कहेंगे, लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन एक तरह की एक सिमरिंग फीलिंग जो है, एक धधक है कि लोगों को लग रहा है कि हमसे जिन चीजों का वादा किया गया था वो हमारे वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, हमारे बेसिक मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ये आप ऑटो वाले से बात कीजिए, चाहे बैंक के मैनेजर से बात कीजिए, कहते सब यही है, लेकिन सबके सामने लाचारी है, अगर मोदी नहीं तो कौन। इनके लिए तो नंबर 2 की पार्टी में लड़ाई है, लेकिन देश में जनता के सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर मोदी नहीं तो उसके सामने कौन। इसलिए ऑपोजिशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ऐसा एक आदमी लाए कि जो इनके मुकाबले पर खड़ा हो सके, उसकी इतनी ही पैन इंडिया अपील हो, वो इतनी अच्छा कम्युनिकेटर हो जो लोगों को अपनी तरह से बहा ले जाए अपनी बातों में। तो ये जो बातें हैं वो सबके सामने बिल्कुल साफ है। जी बिल्कुल। आपने राजनाथ सिंह की बात की, तो मैं